तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का। स्वागत है, वेलकम है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जल्दी से करो, शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 200 आर डिवाइडेड बाई बोथ 2 and 3। बड़ा सिंपल सवाल, देखते हैं जवाब आपकी तरफ से मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका जवाब अच्छा आएगा और बढ़िया से आप इसका जवाब देंगे। 1 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ दीजिएगा जवाब, उम्मीद करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब बहुत अच्छे से मुझे मिलेंगे। वेरी गुड। तो देखते हैं, देखो इसके दो तरीके हैं। मैंने कहा 1 से लेकर 200 तक, अब उसने बोला है दो संख्याएं 2 और 3, इन दोनों से कटनी चाहिए। अब 2 और 3 से अगर आप कनेक्ट करने की बात करते हो तो 2 और 3 दोनों संख्याओं से संख्या कटेगी 6। तो जो संख्या 6 से, क्यों 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो जो संख्या 6 से डिविजिबल होगी वह संख्या डेफिनेटली 2 और 3 से डिवाइड होगी। तो हमने क्या काम किया, हमने काम किया क्या, हमने देखा पहली कटने वाली संख्या 6, फिर 12, फिर 18 और ऐसे देखें तो 198 ये तो होगा। यानी इस तरह से संख्या कटेंगी, लास्ट नंबर 198 होगा जो कटेगा, स्टार्टिंग में 6। तो 2 और 3 से कटने वाली संख्याओं की एक सीरीज आपने निकाली, 6, 12, 18 अप टू 198। और ये क्या है, ये एक एपी है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें एन टर्म कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन मीन्स एन टर्म कितना, लास्ट टर्म 198, ए कितना, फर्स्ट टर्म दैट इज 6, एन आपको नहीं पता है, डी पता है, डी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6। और समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जिनकी दोनों पदों के बीच में कहीं से उठा के देखो बराबर का डिफरेंस होता है। ओके, तो आपने कहा ओके दैट इज 6। नाउ 198 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 एन माइनस 6 से 6 कट गया, एन इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, दैट विल यू गेट द आंसर 33। तरीका नंबर 1 ये एसएन से था, समांतर श्रेणी से था। इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट कैसे करेंगे उसको भी देखना, आप कुछ मत करो, आपको पता लगा ना 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 है। अगर वो संख्या प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो सीधा 200 में 6 का डिवाइड कर दो। अगर वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 6 तिया 18 बचे 2 और 6 तिया 18, जो बच जाए उसको उससे आपको कोई मतलब नहीं, शेष से कोई मतलब नहीं है, जो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए वही आंसर है। तो आसानी है ना, तो 33 आपको आंसर मिल गया। इज इट इजी ना एंड क्लियर, यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। एक और सवाल, ओहो ऐसे सवाल तो बड़े खतरनाक लगते होंगे आपको, करने में भी दिक्कत आती होगी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 किसके बराबर है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे हल, ये तो कर देगा हलचल। तो देखते हलचल नहीं करनी है, सवाल को देखना है। तो ऐसे सवालों को करते समय बिल्कुल भी घबराने का नहीं, चीज़ों को समझो बस। कैसे करते हैं सवाल को, आप कुछ मत करो, आप ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करते चलो, जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले मैंने इस वाले ब्रैकेट को लिया, येलो वाला, मैं कलर कोड बताता रहूँगा, येलो मैंने लिया। तो उसको सॉल्व करें तो 5 पंजे 25 में से 1 गया, 24/5। तो इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू कितना, 24/5। वेरी गुड। अब आगे वाले पर चलते हैं। अब मैंने इस वाले ब्रैकेट को ले लिया, इस वाले को, तो इसका वैल्यू तो पता नहीं येलो का कितना, तो आपने क्या कहा 2 प्लस 1 अपॉन 24/5, 5 ऊपर चला गया, तो 2 प्लस 5/24, 24 दूनी 48 और 5 53/24। अब इस वाइट वाले का वैल्यू इतना आया। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं इस वाले ब्रैकेट को ले लेता हूँ, येलो वाला, इसका तो वाइट वाले का तो वैल्यू पता नहीं इतना है। ओके, ये क्या हुआ, 2 प्लस 1 अपॉन 53 अपॉन 24, 24 ऊपर गया, 2 प्लस 24 अपॉन 53, 53 2 जा 106 प्लस 24 दैट इज 130। भाई 53 दूनी 106 और 24 130 बटा 53, यानी इस येलो वाले ब्रैकेट का वैल्यू 130/53। ओके, वेरी गुड। नाउ अगेन, अब मैं इस वाले को लेता हूँ। आपने क्या कहा, ओके सर ले लो, तो इस अंदर वाले येलो वाले का वैल्यू पता ना इतना है, तो
क्या हुआ ये 2 + 1 अपॉन इसका वैल्यू 130/53, ये ऊपर चला गया तो 2 + 53 अपॉन 130, 130 दूनी 260 और आप 53 जोड़ दें 313/130। अब इस वाइट वाले, अब एक ही ब्रैकेट बचा है, दूसरा वाला इसको भी ले लेते हैं, दैट इज लास्ट वन। और ये लास्ट वन क्या है, ये रहा लास्ट वन, दैट इज 2 + हाउ मच 1/313 अपॉन 130, ये ऊपर चला गया 2 + 130/313, 313 दूनी 616, तो 616 + 130/313 इज इक्वल टू व्हाट, 6 4 सॉरी 326, माफ करिएगा, दैट इज 6 3 और 2 5 और 6 और 1 7 अपॉन 313। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ए नहीं है, ए इज नॉट राइट आंसर। ए तो आपको यहीं तक निकाल के दिया ना, आपको ये वाला भी तो लेना था। तो राइट ऑप्शन है 556/313। समझ में आया सबको। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल करने होते हैं तो बैक एंड से सॉल्व करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। एक एक स्टेप, घबराने का नहीं, एक एक स्टेप को लेकर सॉल्व करते चलो, सवाल का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए रहा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करें, इसके उपरांत उसमें 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपए हो तो स्टार्टिंग का प्राइस क्या था। पहले एक वस्तु के मूल्य में 10% आपने बढ़ाया, फिर उसके बाद आपने 20% बढ़ाया, उसका बढ़ा हुआ मूल्य अगर 33 रुपया था तो उसका स्टार्टिंग प्राइस कितना था। The first increase in the price of an item by 10%, then increase it by 20%. If the final increment was 33, then what was the starting price? आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर मिला है मुझे आकांक्षा का सबसे पहले डी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या आता है जी। ओके, लेट्स सी। देखिए, पहले एक प्राइस में 10% की बढ़ोतरी होती है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसमें 20% का इंक्रीमेंट होता है, कोई बात नहीं। और लास्ट में जो था प्राइस वो 33 हो गया, रुपया 33 में था। तो अगर हम स्टार्टिंग प्राइस को 100% माने तो टोटल 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया जब भी 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो तो क्या करना पड़ता है आपको। आपने कहा A + B + AB/100 सक्सेसिव परसेंटेज लगा देते हैं। तो A कितना है, दैट इज 10 + 20 + 10 × 20/100। ओके, नाउ 0 से 0, दैट इज 30 + 2 = 32, यानी 32% और बढ़ गया। 100% पहले था, 32% का इंक्रीमेंट और हो गया, टोटल मिलाकर 132% का वैल्यू हो गया। और उसका मान कितना था, 33। वो पूछ रहा है 100% का वैल्यू कितना है, प्रारंभिक वैल्यू कितना है। तो शायद आप आसानी से कर पाए। आपने कहा 33 × 100 अपॉन 132, इससे डिवाइड कर दिया तो 4, इससे डिवाइड कर दिया तो 25% इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। 25 कैसे आया, आई थिंक एवरीवन मस्ट अवेयर अबाउट द आंसर। और आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो गई, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन अमाउंट बिकम्स 3 times in 10 years at the rate of simple interest. Find the rate of interest. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। बड़ा ही आसान सवाल है, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। और मैं सभी सवालों को सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूं, कॉन्सेप्चुअली, फॉर्मूला बेस्ड नहीं। समझते हैं, देखो कैसे हुआ। उसने कहा साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कोई धन 100 रुपए था, वो 300 हो गया। तो भाई ब्याज कितना मिला, आपने कहा ये 100 रुपए 300 बन गए, यानी 100% 300% बन गया। तो ब्याज कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 200%, यानी 10 वर्षों का ब्याज 200% है। तो भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आपने कहा 200/10, दैट इज 20%। कितना आसान सवाल था।
इजीली सॉल्व हो गया ना, आसानी से। तो लाइक वाइक करते चलना भाई, लाइक वाइक करते चलना, सवाल बढ़िया आ रहे हैं आप लोगों की समझ में। तो इसके लिए लाइक भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना बनता है, और वीडियो को शेयर करने का भी आपको हक होता है। तो बात समझ में आ गई, प्रतिशत समझ में आया आपको, 12%। इज इट क्लियर नाउ? दैट्स वेरी नाइस। इज इट क्लियर? गुड। आगे बढ़ें। ओके, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? If the difference between the compound interest and the simple interest of 2 years is 40 from the 10% annual rate of interest of a money, then how much this is amount? Let's see what will be your right answer. देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। उम्मीद करता हूं अच्छा ही जवाब मिलेगा, उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत होगा। तो देख लेते हैं आपकी खूबसूरती का जवाब क्या मिलता है, और आपसे जानते हैं आज के सवाल के उत्तर के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे थोड़ा सा अच्छा ज़रूर मिलेगा, और आप तेज़ी से इस आंसर को करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत देखते हैं क्या जवाब मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी। तो उम्मीद है आपके जवाब तेज़ी से बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, एक धनराशि है 10 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं ब्याज की बात करता हूं, साधारण ब्याज की, तो आप साधारण ब्याज को अगर प्रतिशत में निकालने की बात करते हैं, तो अब तक साधारण ब्याज आपने सुना होगा रूपों में। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन व्हाट वी विल डू, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। जैसे यहां पर सवाल को सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, दैट इज व्हाट 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो 10% पहले साल में, 10% दूसरे साल में, टोटल हो गया 20% का ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और कंपाउंडेशन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों बराबर होते हैं। अब आपने क्या काम किया, आप सभी जानते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई यहां पर 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 10% पर भी, 10 रुपए पर भी आपको 10% का ब्याज मिलेगा, जो 1 होगा। 10 पर भी ब्याज दोगे ना, तो आपको क्या मिला? 10, 10, 20 और 21%। यानी सिंपल इंटरेस्ट 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। उसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 40 रुपए है। तो यानी 21% और 20% का अंतर 40 के बराबर है। तो 1% ऑलवेज बी इक्वल टू 40। देन व्हाट इज 100%? दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4000 रुपीज। राइट ऑप्शन इज ए। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? तो इस तरह के सवालों को आप अगर लॉजिकली पढ़े हैं, कंसेप्चुअलाइज स्टडी आपने किया है, देन यू कैन इजीली गिव द आंसर। और अगर आपने फॉर्मूले बेस किया है तो यू कैन टेक टाइम। सवाल तो हो जाएगा, प्रश्न तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उसको कितनी देर में कर पाएंगे, है ना? टाइम सबसे ज्यादा बड़ी बात है। चलो एक और, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? इट मीन्स व्हाइल you decrease the price of a cycle by 20%, then the sales will increase by 20%. Then what is the effect on the sale? 4% की कमी, 4% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। एक साइकिल के मूल्य में आपने 20% कम कर दिया, तो साइकिल 20% जो थी वो ज़्यादा बिकने लग गई, तो दुकान की पर क्या प्रभाव पड़ा? सवाल आपके सामने है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। तेजी से दीजिएगा आंसर, जिससे कि हम सवालों को समझकर आपको बता पाएं कि आखिरकार आपका जवाब क्या है। तो आपने कहा 6 का भी ए होना चाहिए। ओके, लेट्स सी। ओके, समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं ऐसे सवालों को, मैंने कैसे बताया था आपको कि जब भी किसी एक चीज के बारे में वृद्धि कमी, कमी वृद्धि, वृद्धि वृद्धि, कमी कमी, इन चारों में से कोई भी काम हो, लेकिन आर्टिकल एक होना चाहिए, मूल्य एक होना चाहिए, तो आप हमेशा क्या लगाते हैं? इफेक्टिव परसेंटेज, ईपी आप यूज करते हैं।
तो आपने कहा ओके। तो देखें, तो आपने कहा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो a कितना 20% कम। तो अगर कम है तो वो माइनस के साथ रिप्रेजेंट होगा, वृद्धि है तो वो प्लस के साथ रिप्रेजेंट होगी। तो माइनस का 20 प्लस का 20 प्लस माइनस का 20 गुणा 20/100, इस 20 से प्लस का माइनस कट गया, माइनस 400/100 दैट इज 4 माइनस का, और माइनस क्या शो करता है, दैट इज हानि। तो क्या होगा, 4% की कमी, दैट इज द ए इज द राइट आंसर। खूबसूरती से जवाब दिया आपने, ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आपने बोला है, ए एकदम करेक्ट जवाब है, ए इज द राइट आंसर। बढ़िया तरीके से आपके सवाल मिल रहे हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके जवाब हमें और कितने खुश नसीबी से मिलते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रखता हूं। यदि p प्लस क्यू का 20%, p माइनस क्यू का 50% है, तो p रेशो q का मान बताओ। इफ 20% of p plus q is equal to 50% of p minus q, then find the value of p ratio q. Let's see. क्या मिलता है आपका जवाब, देखते हैं साहब। समझते हैं, बड़ा आसान सवाल था। देखो, आपने कहा p प्लस क्यू का मीन्स गुणा 20% किसके बराबर है, p माइनस क्यू का 50%, और परसेंट का मतलब क्या होता है, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई 20/100 इज इक्वल टू p माइनस क्यू गुणा 50/100। हालांकि मैं 20-50 से भी कर सकता था सवाल डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से मैं कर रहा हूँ। दोनों तरफ 100 काट दिया, 0 से 0 कट गया, ये क्या बना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 5p माइनस 5q। अब मैं p को इधर लाता हूँ, q को उधर भेजता हूँ, तो ये क्या बनेगा, इधर q आया तो क्या बना, आपने कहा 3p इज इक्वल टू 5 और 2 7q, या आप कह सकते हैं p अपॉन q इज इक्वल टू 7/3। भाई आपने q को इधर भेज दिया, 3 को इधर भेज दिया, तो ये क्या बना 7:3। बहुत बढ़िया जी, राइट ऑप्शन बी। क्या बात है, खूबसूरती से जवाब। राइट ऑप्शन आपने दिया है ए बी सी और डी, दैट इज द राइट आंसर, बी एकदम सही जवाब। क्लैप फॉर यू गाइस। और ये लाइक वाइक बड़े मुझे कम दिख रहे हैं भाई, इन लाइक वाइक को बढ़ाते रहो, कैसे काम चलेगा। डिसलाइक विसलाइक मत किया करो भाई, ये डिसलाइक करने का मतलब समझ में नहीं आता। क्या आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, मुझे से नहीं है मतलब कि आपको समझ में, बस सबको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ जाएगा और डिसलाइक करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ओके, बात समझ में आ गई, 7:3 इज द करेक्ट आंसर। मैं आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों के लिए खाना है। यदि 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए तो वह खाना फिर कितने दिनों तक चल पाएगा। अरे क्या बात है आयुष, आप हमेशा, अब तो आप कह क्या कर मेरे दिल में ही आ गए हैं। ओके, तो एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों के लिए खाना है। यदि यह 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए तो वह खाना फिर कितने दिनों तक चल पाएगा, ये आपको बताना है। 30, 25, 28 या 32। A fort has food for 1200 men and for 28 days. If after 300 days 300 men have left, then how many days will that food last? Let's see what will be your जवाब। देखो, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। जब इन सवालों को, इन प्रश्नों को आपको करना होता है तो आप एक चीज मान लो कि भाई एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाना खाता है, ये सोच लो बस कि एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाना खाएगा। ओके, 1 person कैन ईट 1 पैकेट इन अ डे, दैट्स इट, सवाल हो जाएगा। ओके,
तो देखते हैं कैसे हुआ सवाल। तो आपने कहा ओके, तो मैंने कहा भाई 1200 आदमी हैं, उनके लिए 28 दिनों के लिए खाना है। तो 1200 आदमी है, अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट खाना खाता है, अगर एक दिन में 1 यूनिट खाना खाता है, तो 1200 आदमी 28 दिनों में कितना खाना खा लेंगे? आपने कहा 0 0 12 96, 12 दूनी 24 और 9 33। तो टोटल खाना कितना हुआ? 33,600 यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो टोटल 33,600 यूनिट खाना अवेलेबल है। तो कुल खाना कितना हुआ? कुल काम हो गया, कुल खाना कितना हुआ? 33,600। उसने बोला 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए। भाई 4 दिन के बाद क्या हुआ? 300 आदमी चले गए, तो आदमी रह गए 900। लेकिन इन 4 दिनों तक तो 1200 लोगों ने खाया ना। इन 4 दिनों में 1200 लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया? आप कहेंगे बिल्कुल खाया। तो इन 4 दिनों में कितना खाना खा लिया वो ना? 12 चौक 48, 4,800 पैकेट ये खा गए। भाई 1200 लोग जो है 4 दिन तक तो स्टे करे, और वो व्रत पर थोड़े रहे होंगे कि चलो हम भूखे रहते हैं, बाकी आएंगे वो खाएंगे, है ना। तो क्या मतलब है कि आप इस बात को समझ लो कि जब 4 दिन बाद 300 आदमी गए हैं, तो 4 दिनों में उन 1200 लोगों ने खाना खाया होगा। और वो कितना खाया होगा? 4,800 पैकेट्स। अब कितना बचा? आपने कहा 0 0, 16 में से 8 गए 8, 12 में से 4 गए 8 2। अब कुल खाना कितना बचा है? 28,800 पैकेट। और आदमी कितने बचे हैं? 900। यानी वो 28,800 पैकेट हैं और आदमी बचे हैं 900। तो खाना कितने दिन और चलेगा? आपने कहा ऐसे 9 3 27, 9 दूनी 18, तो 32 दिन तक खाना और चल पाएगा। तो राइट ऑप्शन इज 4, 9 A, 9 B, 9 C। आपने ABC आंसर दिए, वो सभी के गलत थे। तो सही जवाब है 32 डेज। होप तो समझ में आया होगा कैसे हुआ है सवाल। बहुत ही ईजी वे में कर लो, इसमें कोई आपको 1/x + 4 नहीं करना है। सिर्फ गुड इवनिंग कादम्बिनी, सिर्फ आपको अपने माइंड पर प्रेशर डालना है थोड़ा सा, और कंसेप्चुअल स्टडी करना है। अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी कर लोगे देन यू विल गेट द आंसर। डी इज द राइट आंसर। एक और सवाल। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि तार को एक वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा? The folded wire in the form of a square occupies an area of 484 square centimeter. If the wire is folded into circle, then the area covered by it will be what? तो देखते हैं आपका जवाब। पहले समझा देता हूं, आप लोग भी करते चलना और समझते चलना। ये एक वर्गाकार है, एक वर्ग मैं यहां बना देता हूं। दिस इज ए स्क्वायर, एक वर्गाकार है, स्क्वायर वायर है, जिसका एरिया कितना है? 424, और वर्ग का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, वो है 484। अगर मैं ए का वैल्यू निकालूं, क्योंकि एरिया ए स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, तो मैंने भुजा निकाली तो 484 का वर्गमूल जो होता है 22। यानी इसकी एक भुजा 22 की है, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22। अब इस तार को एक वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया, तो इस तार को मैंने यहाँ से कट कर दिया। जब इस तार को मैंने कट कर दिया तो ये इस तरह से हो गया सीधा, है ना भाई। ये 4 फोल्ड थे, इसमें ये इस तरह से हो गया। तो ये 22 का भुजा था, ये 22 का भुजा था, ये 22 का और ये 22 का। यानी इस तार को फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर दूं, ये चौकोर था, इसको सीधा कर दूं, तो आप क्या देखेंगे? ये सीधा वायर हो गया ना एक। तो सीधा वायर कितने का है? दैट इज 20 20 22, सारी भुजाएं इतनी हैं। तो यानी टोटल तार की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? आपने कहा 88। तो इस तार का जो लंबाई है वो 88 है। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वृत्त का परिमाप कितना है, परिधि कितनी है? आपने कहा 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। ये बात समझ में आ रही है? जब वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो मतलब क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ कि भैया जिससे इसका वृत्त बनाया जाएगा, जो इसका वृत्ताकार आप बनाओगे इस वाले तार से, तो वो भी तो 88 सेंटीमीटर का ही तार होगा। 88 सेंटीमीटर से तो बड़ा वायर नहीं होगा ना, वो भी 88 सेंटीमीटर का होगा। तो ये वायर को जो मोड़ा गया तो उसको 88 सेंटीमीटर का वायर था जिसको मोड़ा गया, तो ये क्या बना? ये बनी इसकी सरकमफ्रेंस, इस परिधि। यानी एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो गई। उसका क्षेत्रफल बताओ। आपने कहा सर बिल्कुल कर देंगे। यानी 2πr का वैल्यू 88 है। यानी पाई मतलब 22/7 गुणा r बराबर कितना हुआ? 88/2। या आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 44, इसको काटेंगे तो 44 आएगा ना।
44 मल्टीप्लाई बाई 7/2 दैट इज 214। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आई, 14 आई। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर। अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई बाई 14, इट विल 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 6 14 चौके 56, 56 और 5 61, 616। दैट इज द राइट आंसर इज 616। समझ में आया सबको? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो प्रश्न? क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप इनको डेली पढ़ेंगे तो यू विल गेट मोर एंड मोर एवरी डे। बहुत बढ़िया। तो भाई लाइक का भी कुछ धर्म बनता है आप लोगों का। अगर आपका धर्म है, कर्म है, तो उस कर्म को पूरा करो, बस लाइक पर टूट पड़ो और सवाल पर आगे बढ़ चलो। 28 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक धातु के बेलन को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? सवाल को फिर से समझना। 28 सेंटीमीटर हाइट एंड 6 सेंटीमीटर बेस, there is a cylinder, then how many balls of diameter 1.5 centimeter can be made by melting that particular cylinder of the given base and radius? Okay Ayush, tomorrow I will take pedagogy, don't worry। तो देखो सवाल को फिर समझते हैं। उसने बोला एक बेलन तो ऐसा होता है सिलेंडर, ऐसे। अब इस बेलन की बात हो रही है, इस बेलन में जो इसकी 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और 6 सेंटीमीटर इसका बेस यानी रेडियस है, तो R बराबर ये और H बराबर ये। तो शायद आपको पता होगा कि अगर मैं इसमें फार्मूला लगाता हूं, क्योंकि मुझे इसको पिघलाना है तो इसका वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या हुआ, आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना, 22/7, आर कितना है, 6 गुणा 6 गुणा 8, 7 चौक 28, तो कितना हुआ 22 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 4। ये इसका क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम हुआ। उसने बोला कितनी गोलियां, अब गोलियां तो जो होती हैं वो ठोस होती हैं, और गोले का आयतन क्या होता है, आपने कहा 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, यही तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं इस वाले को सॉल्व ना करूं, तो अगर मैं इस वाले बेलन में आयतन में एक गोली के आयतन का यानी वॉल्यूम में डिवाइड कर दूं, किसमें, मैंने क्या कहा, बेलन जो है सिलेंडर के वॉल्यूम में, अगर मैं उस स्फेयर के वॉल्यूम को डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ स्फेयर्स पता लग जाएंगे। तो मैंने वही काम कर दिया। आप बोले कैसे, तो मैंने क्या कहा, पाई आर, अब इसको हटा रहा हूं मैं सबको और आपको बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या हुआ। ओके, तो क्या हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इससे ये कट गया, तो ये क्या हुआ 3/4 इंटू आर का वैल्यू कितना है 6 इंटू 6, एच का वैल्यू कितना है, आपने कहा 28, और ऐसी आर का वैल्यू है कितना। अब देखो ये व्यास है, इट्स डायामीटर, और व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा ना आर। तो आर क्या हो जाएगा 1.5/2, दैट इज, हाँ बिल्कुल, हाँ दोनों का टोटल आयतन का सेम होगा, तो यानी 0.75। तो यहाँ पर क्या हुआ 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.75। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है? मुझे तो लग रहा है समझ में आ गई होगी। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, मुझे लगता है कि आप आसानी से करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ 3 में, अब देखो इसको काट लो चाहो तो 4 7 28, यहाँ से कट जाएगा ना ये 4 7 28, ऐसे। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपने मल्टीप्लाई की तो 6 × 18, 18 × 108, 7 तो 36 × 108, 108 मल्टीप्लाई बाई 7, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई थिंक इट विल गिव यू 756। तो 756 होना चाहिए अपॉन 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.75। अब 2 4 6 1 2 3 4 5 6, बस अब इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से तो आप आसानी से कर लेंगे जैसा मुझे लगता है। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं बताता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप इसको कर सकते हैं, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हैं। तो यू विल गेट 1792,
दैट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बी नॉट होगा, ए, इट्स ए, नॉट बी, इट्स ए। 1792। हाँ, दोनों के आयतन को कैलकुलेट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो देखो दोबारा देख लेंगे, 3, हाँ 4/3 ठीक है, 3 आया ऊपर, 6 गुणा 3 गुणा 6, 36, 3 6 18, 6 का 108, 108 में 7 की गुणा करेंगे तो 7 8 56, सही है, इट्स क्लियर। 1792 इज इट राइट आंसर। चेक करिएगा एक बार, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो एक और सवाल लिया जाए, सवाल थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेटिव था। चलो, एक चतुर्भुज के तीनों कोण 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इन तीनों कोणों का मान चौथे कोण के बराबर हो तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? यानी 60 अंश, 90 अंश, 30 अंश या 80 डिग्री। There are three angles of quadrilateral are in the ratio 1:2:3. If the value of these three angles is equal to 4, then what will be the measurement of the smallest angle? Let's see. हाँ, okay, no issue. Ayush, tomorrow I will solve your problem. Don't worry. तो देखते हैं। उसने बोला भाई 4 कोण होते हैं ना, A, B, C और D। अब उसने इन चारों का अनुपात दिया, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये जो D कोण था इन तीनों के बराबर थे, तो 3 2 5 और 1 6, तो D का वैल्यू 6 हो गया ना, D का वैल्यू 6 आ गया ना भाई। उसने बोला चौथा कोण का जो मान है उन तीनों कोणों के बराबर है, तो 3 2 5 और 6 कोण टोटल हुए हैं, इनको जोड़ा जाए तो चौथा अनुपात कितना है? 6। अब आप सभी जानते हैं कि एक चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो 360 होता है। सबको जोड़ें तो 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 तो 11 12 किसके बराबर है? 360 के बराबर है। तो एक अनुपात किसके बराबर? 360/12, दैट इज 12 3 36। तो सबसे छोटे वाले कोण का मान 30 डिग्री होगा, नॉट 60। इट्स नॉट 60 आकांक्षा, चेंज दिस वन, दैट इज 30 डिग्री। ए क्यों बता रहे हैं आप सब लोग? आज क्या हो गया आप लोगों को? सब लोग ए आंसर ही बता रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग विद यू गाइस? इज एवरीथिंग ओके? मुझे तो कुछ और लगता है और आपको कुछ और लगता है। ये समझ नहीं पाते हैं कि हम दोनों को अलग अलग क्यों लगता है। सी सही जवाब है, दैट इज द 30 डिग्री। तभी तो बनेगा पहला कोण 30 का, दूसरा कोण 60 का, तीसरा 90 का, चौथा 180 का, तभी तो होगा 360। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो सी इज द राइट आंसर। अभी क्लियर हो गया होगा सवाल, प्रश्न क्लियर है? एक और ले लेते हैं फिर। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? सवाल शायद करा सा लग रहा है। इफ 540 kg of grain is enough for 21 days for 35 horses, then how many days will 720 kg of grain be enough for 28 horses? Let's see. What will be the right answer? तो 13 क्वेश्चन, 14 तो आया नहीं है, 13B, ओके 13B, ओके लेट्स सी। शायद मैंने आपको कल बताया था, एक स्टेटमेंट, एक स्लोगन दिया था ना, असली मसाले सच सच। आपने कहा था MDH, याद है ना? तो M1D1H1/W1 is equal to M2D2H2/W2, that's enough। हो गया सवाल। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, लेकिन यहाँ पर H नहीं है, घंटे नहीं है, तो उसको हटा दो। M मीन्स मैन, D मीन्स डे, H मीन्स आवर, W मीन्स वर्क। लेकिन यहाँ आदमियों की जगह घोड़े हैं, तो पहले घोड़े कितने थे? 35। कितने दिन खा रहे थे? 21। टोटल काम यानी खाना 540 किलोग्राम। दूसरे में कितने? 28 घोड़े थे, दिन नहीं पता है, और 720 किलोग्राम खाना था। 0 से 0 कट गया, कोई बात नहीं। तो D2 कितना हो गया? आपने कहा 35 मल्टीप्लाई बाई 21/54 मल्टीप्लाई बाई 72/28।
ओके ओके, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 18, अच्छा 18 चौक 72, 18 तिया 54, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35। तो D2 इज इक्वल टू 35 डेज। तो 35 दिनों में यह खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। 35 दिनों में सारा खाना खत्म, खलास। और आपके लाइक बोर्ड हैं बहुत कम, तो उनको बढ़ा दो जनाब। लाइक पर के बिना, लाइक ही तो आपकी हमारे लिए देन है, यही तो गुरु दक्षिणा है, उसको देते रहा करो। एक और सवाल ले लेते हैं इसी बात पर। चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये हो जाती है तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या दर होगी आपको बतानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 2.5%, 3% या 2%। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है, तो आपको बताना है कि वह 10 वर्षों में 3000 हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप क्या कहते हैं, क्या आपका जवाब मुझे मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेट्स सी। ओके, चलो मैं बता देता हूं। देखो, कुल मिलाकर उसने कहा कोई राशि 8 वर्षों में कितनी हो गई 2900। कोई राशि 10 साल में कितनी हो गई 3000। तो भैया 2 सालों में ब्याज कितना मिला, आपने कहा 100 रुपये। तो 2 सालों में 100 रुपये ब्याज मिला है। तो जब 2 सालों में 100 मिला तो 8 सालों में कितना मिला होगा, आपने कहा 400। भाई 4 की गुणा कर दी तो 8 साल बन गए 4। तो भाई 2 सालों में जब 100 रुपये ब्याज के मिले तो 8 सालों में तो 400 मिले होंगे ना। तो 400 रुपये ब्याज के मिले। उसने बोला था कोई धनराशि 8 वर्षों में 2900 रुपये हो गई। तो यानी 8 सालों में क्या हुआ, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर 2900 हुआ ना। भाई 8 कोई राशि अपने इन्वेस्ट की 8 साल में, वो 2900 रुपये ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल गया। तो कितनी होगी, आपने कहा P + I, इतना आपको मिल गया। अब क्या करें, यानी आपको तो पता है कि भाई इंटरेस्ट जो था 8 सालों का वो 400 रुपये था। तो अगर 2900 में से मैं 400 रुपये ब्याज के निकाल दूं तो क्या मिलेगा, आपने कहा 2500 रुपये मूलधन था। यानी जो उसका मूलधन था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 2500 रुपये था। और जब 2 साल में ब्याज 100 रुपये है तो 1 साल में कितना होगा, आपने कहा 100 बटा 2, 50 रुपये। यानी वो 1 साल में 50 रुपये कमाता है 2500 रुपये इन्वेस्ट करके। यानी 50 रुपये उसने ब्याज की कमाए, 2500 रुपये मूलधन था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी 50, तो 2% की दर थी साहब, इट्स 2%। क्लियर है, 2% की दर समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो सवालों को आप ज़्यादा फॉर्मुलिस्टिक करने की कोशिश ना करें, आप कोशिश करें कि सवाल आपका विदाउट फॉर्मूला आप करने की कोशिश करें, कंसेप्चुलाइज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो, 20% व 30% के 2 क्रमवार बट्टे किस एक समतुल्य बट्टे के बराबर हैं, यानी विच 2 इक्वल्स बेट्स ऑफ 20% एंड 30% आर इक्वल टू 1 इक्वल डिस्काउंट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यानी 20% और 30% के 2 क्रमवार बट्टे आपके सामने हैं, आपको बताना है वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, किसके बराबर होंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने कहा कुछ खास, ओके लेट्स सी। देखो समझने की कोशिश करना। देखो ये बट्टे हैं, बट्टा मीन्स डिस्काउंट, घाटा, कमी, ये इसको बट्टा बोला जाता है। तो उसने कहा पहला बट्टा तो A = -20, दूसरा भी बट्टा डिस्काउंट -30, दोनों को पुट कर दे अपने फॉर्मूले में, A + B + AB/100। तो आपने क्या देखा, A कितना -20, B कितना वो भी -20, प्लस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा ना, 20 × 30/100। तो माइनस का ओके एक 30 था, माफ़ करिएगा ऐसे, तो -50 प्लस का 6 बराबर -44, और -100 क्या करता है, डिस्काउंट, हानि, कमी। तो 44% के एकमात्र बट्टे के बराबर होंगे। बस थोड़ा सा समझना है, यू विल गेट द आंसर्स। आप थोड़ा सा समझेंगे, यू कैन क्लियरली गेट द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि सेशन भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में आपको बता दें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।